तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो यह क्लास है हमारी आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो कि आपकी साइंस की क्लास होती है। और इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ये सेट हमारा सेट नंबर 9 है। आज से पहले हमारे 9 से 8 सेट हो चुके हैं, तो आप उन्हों को एक बार प्ले लिस्ट से ज़रूर चेक करें। चलिए अपनी क्लास पर चलते हैं। को प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा 9। कौन सा 9? और हमने इसमें लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं। जितने भी हम टोटल प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन होंगे, और हमने लगभग 10 सालों के क्वेश्चन उसमें उठाए हैं। तो रेलवे ग्रुप डी का साइंस का पूरा निचोड़ आपको इस क्लास से मिलने वाला है, जो कि आपकी आने वाली ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका फिजिक्स का। कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। लेजर का, ऑप्शन नंबर बी रडार, ऑप्शन नंबर सी सोनार, ऑप्शन नंबर डी स्कूबा का। तो आप बताएंगे कि हम पानी के अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए समुद्र में पानी के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए जहाज़ों में क्या उपयोग में लाते हैं। लेजर, रडार, सोनार या स्कूबा। तो आप बताएंगे कि हम लेजर का इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही आपकी रडार का, और ना ही आपका स्कूबा का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सोनार। क्या SONAR। यदि आपसे सोनार की फुल फॉर्म पूछे तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि 28/3/2016 में शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर टू में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। आप बताएंगे कि हम जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन उपकरण का उपयोग करते हैं। क्या हम जहाज़ों में उपकरण करते हैं इसका प्रकाश की गहराई नापने के लिए, या मछलियों की सघनता, या आपका पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, या आपकी समुद्रीय वनस्पति की सघनता। तो आप बताएंगे कि हम जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग हम करते हैं इसका पानी की गहराई मापने के लिए नहीं, सॉरी, प्रकाश की गहराई मापने के लिए नहीं, मछलियों की सघनता नापने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर डी समुद्रीय वनस्पति की सघनता, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि पानी की गहराई मापने के लिए हम इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी जेई ने, जो कि आपके 2014 में 14/12/2014
सेट 2 और जेड पेपर का क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन है आपके सारे के सारे उपकरण के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। क्या दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। तो हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बोरोमीटर या थर्मोमीटर। आप बताएंगे कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। तो आप बताएंगे कि हाइग्रोमीटर दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए नहीं, बैरोमीटर भी नहीं आपका, नहीं आपका थर्मामीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। का घनत्व को मापने के लिए हम करते हैं लैक्टोमीटर का। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 10 अक्टूबर 2018 में हुई थी। कब? 10 अक्टूबर 2018 में। और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाए हैं रेलवे की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर या पेडोमीटर। आप बताइए कि हम ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आप बताएंगे कि हम स्पीडोमीटर का उपयोग नहीं करते हैं, और ना ही आपका टैकोमीटर, और ना ही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पेडोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हम ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। कौन से उपकरण का? ओडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन था आपका ग्रुप डी का, जो कि आपकी 10/10/2000 यानी कि 10 अक्टूबर 2018 में शिफ्ट थर्ड का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा था कि मोटर गाड़ियों का ओडोमीटर क्या मापता है। क्या? यही क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस करके आए कि मोटर गाड़ियों का ओडोमीटर क्या मापता है। क्या? मोटर गाड़ियों में जो ओडोमीटर लगा होता है वो क्या नापता है? आपका ईंधन को मापता है, आपकी दूरी को, या आपकी गंध को, या आपकी चाल को। तो आप बताएंगे कि मोटर गाड़ियों का ओडोमीटर क्या मापता है। आपका ईंधन को नहीं मापता, ना ही आपकी गंध को, ना ही आपकी चाल को। ये मापता है आपकी दूरी को, तय की गई दूरी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 25 अक्टूबर 2018 की पेपर में पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा था कि वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे से चलते आ रहे हैं कि वह उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक्सोलोटोमीटर का, लेटरोमीटर का, या ओडोमीटर, या स्पीडोमीटर, या टैकोमीटर। तो क्वेश्चन या आंसर आपका बिल्कुल सेम है,
लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बदल बदल के पूछा है, लेकिन पूछा वही है कि जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो आपका इसका किया जाता है वो आपका ओडोमीटर का। इसका ओडोमीटर का ऑप्शन नंबर ए गलत, सी भी गलत आपका और डी भी गलत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या ओडोमीटर। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 5 नवंबर 2018 के पेपर में थी। कब? 5 नवंबर 2018 और शिफ्ट सेकंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? वायु प्रतिरोध, विभवांतर या चुंबकीय प्रेरण या विद्युत धारा। आप बताएंगे कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है वायु प्रतिरोध, विभवांतर या चुंबकीय प्रेरण या विद्युत धारा। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कि हम वोल्ट मीटर का वायु की प्रतिरोध का नहीं, चुंबकीय प्रेरण नहीं, विद्युत धारा नहीं, लेकिन विभवांतर को हम किससे मापते हैं? आपका वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई का, जो कि आपकी 29/5/2019 में, और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। कब? आरआरबी जेई 19/5/2019 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किसी उपकरण का उपयोग किया जाता है। का किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे गैल्वेनोमीटर, ओडोमीटर या रियोस्टेट या आपकी वोल्टमीटर का। किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे कि हम एमीटर का नहीं करते हैं, ना ही आपका रियोस्ट्रो का, नहीं आपका वोल्टमीटर का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्या? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए करते हैं। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 19/1/2021 में और शिफ्ट फर्स्ट में और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा था कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए आपकी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग? क्या आप ए ऑप्शन प्रकाश की दिशा, इसकी प्रकाश की दिशा पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी धमनी की दिशा का पता लगाने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसे किया जाता है? प्रकाश की दिशा मापने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, या धमनी की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो आप बताएंगे हम गैल्वेनोमीटर का आपकी प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं करते हैं। और ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी धमनी की दिशा का पता लगाने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर डी धारा की दिशा पता लगाने के लिए। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम धारा की दिशा पता लगाने के लिए करते हैं।
ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का। किसका? आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 का, जो कि शिफ्ट फर्स्ट। और यही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पिछली बार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। क्या वाहन की गति जानने में मदद करता है? आप बताएंगे कि वह कौन सा उपकरण है जो कि आपकी वाहन में गति मापने के लिए मदद करता है। अब बताओ कि वाहन में गति मापने के लिए मदद कौन सा उपकरण करता है? स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर या लेक्टोमीटर? तो आप बताएंगे कि वाहन की गति जानने के लिए वोल्टमीटर नहीं करता, आपका वेलोमीटर भी नहीं करता, आपका ऑप्शन नंबर डी लेक्टोमीटर ये भी नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि स्पीडोमीटर हमें वाहनों की गति जानने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वाहन की गति जानने में मदद करता कौन? हमें स्पीडोमीटर। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपकी 5 नवंबर 2018 में और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? क्या इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन वह होते हैं कि जो अपनी मूल अवस्था में दोबारा वापस ना आ सके क्रिया करने के बाद। और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो कुछ भी क्रिया करने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए। तो जैसे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण समझो कि कोई दूध यदि फट जाता है तो वह अपनी मूल अवस्था में दोबारा वापसी नहीं आ सकता। ऐसे ही भौतिक परिवर्तन में क्या है कि जैसे कोई बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलने के बाद पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी से दोबारा से हम उसे बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हैं, वह भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? अब बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर बी CO2 में शुष्क बर्फ बनना यानी कि CO2, और ऑप्शन नंबर यानी कि पानी से बर्फ बनना। ऑप्शन नंबर सी एक प्लेटिनम तार का गर्म होना। ऑप्शन नंबर डी लोहे की चुंबकीयकरण। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आप बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन CO2 से सूक्ष्म बर्फ ये एक भौतिक परिवर्तन है, दोबारा से अपनी मूल अवस्था में आ सकती है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीयकरण ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? एक मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन में से क्या है कि मक्खन का खट्टा होना। मक्खन यदि एक और खट्टा हो जाता है तो वह अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता। ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एएलपी ने, जो कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की पेपर हुआ था 29/8/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 12 कि लोहे में जंग लगना इनमें से किस सामान्य उदाहरण है? क्या लोहे में जंग लगना कौन सा उदाहरण में आता है? भौतिक परिवर्तन में या ऊष्माक्षेपी परिवर्तन में या ऊष्माग्राही परिवर्तन में? ऑप्शन नंबर डी रासायनिक परिवर्तन में। तो आप बताएंगे कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्यतः उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन या ऑप्शन नंबर सी ऊष्माग्राही परिवर्तन या ऑप्शन नंबर डी रासायनिक परिवर्तन। तो आप बताएंगे कि लोहे में जंग लगना हमारे भौतिक परिवर्तन नहीं है,
क्योंकि भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो अपनी मूल अवस्था में आ जाएं और उत्प्रेक्षा बल भी नहीं होते परिवर्तन, यानी ऊष्माग्राही परिवर्तन भी नहीं होता। ये होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि एक बार यदि लोहे में जंग लग जाती है तो वह अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 7/4/2016 में और शिफ्ट सेकंड में हुआ था। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 18/1/2017 में पूछा था, यानी कि 1 साल बाद बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये जो नीचे ऑप्शन दिए इनों में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वापातन, क्रिस्टलीकरण या निष्कर्षीयकरण या आसवन। आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप बताएंगे ऊर्ध्वापातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण या आसवन। तो आप बताएंगे कि ऊर्ध्वापातन नहीं होता, क्रिस्टलीकरण भी नहीं, नहीं आपका आसवन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, निष्क्रियकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपकी 28/3/2016 में और शिफ्ट थर्ड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडे का पकना, एक आइस क्यूब पिघलना या एक केक को बेक करना या ऑप्शन नंबर डी केला सड़ना। तो आप बताएंगे कि इनों में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपसे पूछा कि नहीं है, तो आप बताएंगे अंडे का पकना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अंडा पकने के बाद अपनी मूल अवस्था में दोबारा वापस नहीं आ सकता। केक को बेक करना यानी केक बनाना बिल्कुल सही रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी डी केला सड़ना। यस, केला सड़ना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन एक आइस क्यूब पिघलना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आइसक्रीम पिघलने के बाद दोबारा से उसे जमाया जा सकता है, तो वह आती है भौतिक परिवर्तन में। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपकी 11/4/2016 में और शिफ्ट सेकंड में और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। आप बताएंगे कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस जो है आपकी सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सब्लिमिकेशन या ऑप्शन नंबर डी डीकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर सी कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर बी इवापोरेशन। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही एक ठोस में परिवर्तित हो जाती है। बताइए, सबमेलिकेशन, डीकम्पोजिशन या कंडेंसेशन या इवापोरेशन तो भाप होती है कि ठोस से भाप। इवापोरेशन भी सब्लिमिकेशन भी नहीं होती, नहीं आपकी कंडेंसेशन आपकी होती है। ऑप्शन नंबर बी डीकम्पोजिशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यही क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपकी 16/4/2016 में परीक्षा हुई थी और थर्ड शिफ्ट का और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। विकृति विज्ञान, विकृति विज्ञान या क्रिया विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी या फोटो मायोजेनिक। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 16। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी भी गलत, क्रिया विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि फोटोपैथोलॉजी। क्या फोटोपैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है क्या? फोटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, कौन सा? फाइटोपैथोलॉजी। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट और 29/4/2016 का। ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्या? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी या एड्राफोलॉजी या एग्राफ बायोलॉजी या डेंड्रामोलॉजी। आप बताएंगे कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो आप बताएंगे एंड्रोलॉजी नहीं, एग्रोबायोलॉजी भी नहीं होता आपका, डेंड्रोमोलॉजी भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और एंड्रोफोलॉजी। और यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट और 28/4/2016 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट अंगों एवं स्थितियों से संबंधित हैं? एंड्रोलॉजी या एस्ट्राफोलॉजी या बायोकोलॉजी या डेंड्रामोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18। तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 18 का ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/4/2016 का। ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो आप बताएंगे कि ये आपकी हेप्टोलॉजी। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 27/4/2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है कि जीवों के वर्गीकृत से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकृत विज्ञान, नेथोलॉजी, शरीर संरचना विज्ञान या सरोविज्ञान। जीवों के वर्गीकरण को तो आपका कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का शिफ्ट फर्स्ट का भी और 28/4/2016 का क्वेश्चन था। तो आज की क्लास बस हमारी यहीं तक थी।
हमारी क्लास में 20 क्वेश्चन थे। और हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और यह क्लास हमारी आज 9th क्लास थी। इससे पहले हम 8 क्लास करा चुके हैं, तो हमारी सभी क्लासों को एक बार ज़रूर देखें। यह आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और हमने इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी के भी पीवाईक्यू कराए हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।